Welcome to the YouTube channel, dear students. Myself Pushpa teacher. Today in this video lecture, I am going to discuss regarding class 10, chapter number 11, refraction of light through a rectangular glass slab. जैसे कि हमने इसके आगे वाले फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में ह्यूमन आई के बारे में और डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में पढ़ लिया है, तो नेक्स्ट अब हमें एक न्यू टॉपिक है, न्यू टर्म है जो इंट्रोड्यूस हो रहा है इस चैप्टर में और जिसे हमें समझना है, तो वो टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि डायरेक्टली हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़े, उससे पहले हमें कुछ नॉर्मल से टॉपिक है जो टॉपिक्स हमें समझना है और डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो टॉपिक्स को समझ लेते हैं। इससे पहले दो टर्म्स हैं जो हमें इंट्रोड्यूस होते हैं साइंस के अंदर, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ कि कोई भी सरफेस है मेरे पास, ठीक है, ये दोनों चीज़ें कौन से फिनोमेना से रिलेटेड है, सो दैट इज़ ऑन लाइट। तो अब समझो कि ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस के ऊपर मैं क्या इंसिडेंट कर रही हूँ, तो मैं रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कर रही हूँ। सो दिस इज़ व्हाट माय रे ऑफ लाइट। तो जब लाइट इस पर्टिकुलर सरफेस पे आके इट गेट्स बाउंस्ड बैक, बाउंस्ड बैक यानी क्या, यही सरफेस पे हिट होने के बाद यहाँ से ये रे इस डायरेक्शन में चला जाएगा। देखो बच्चों, ये क्या है, तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि इट इज़ नथिंग बट लाइट। जो लाइट इस डायरेक्शन में आ रही थी इसको नॉर्मली हम बोलते हैं दैट इट इज इंसिडेंट लाइट। जो पर्टिकुलर सरफेस पे वो पॉइंट जहाँ पे एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर सरफेस पे स्ट्राइक हो रहा है, मतलब आके एग्जैक्टली उस पॉइंट जो सरफेस पे वो गिरा है उस पॉइंट को यूजुअली हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल। तो याद रखना, ठीक है, वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विच इज़ यूजुअली परपेंडिकुलर और इसे हम बोलते हैं दैट इट इज़ नथिंग बट नॉर्मल। फिर यही सरफेस पे जो पर्टिकुलर आपकी लाइट इंसिडेंट हुई थी, अगर वो उसी सरफेस में, उसी प्लेन में, मतलब उसी डायरेक्शन में लाइट आने के बाद अगर वापस से चली जा रही है, तो इस पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे, जिसका मतलब होता है रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे तो मुझे रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि इसी डायरेक्शन में, जैसे आपकी जब लाइट आई, लाइट आने के बाद इंस्टेड ऑफ वो उसी डायरेक्शन में वापस से सरफेस पे स्ट्राइक होकर बाउंस बैक जो चला जा रहा है वैसा नहीं जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट मेरा लाइट जो है ये दूसरे सरफेस में आ रहा है और थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, कोई आपको पूछेगा व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो कॉमन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट। आपकी रे ऑफ लाइट जो बेंड हो जाती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब। आई नो मीडियम का मतलब आपको नहीं पता है, दैट आई विल डिस्कस इन अ मिनट। समझो ये मेरे पास सरफेस है, इस सरफेस पे ये लाइट इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद वो दूसरे डायरेक्शन में जाने के टाइम पे जब बेंड हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन यानी हमेशा समझ लेने का कि बेंडिंग ऑफ लाइट, और बाकी ये जो नॉर्मल है वो दोनों के लिए सेम रहेगा। इवन ये इंसिडेंट रे जो है वो भी दोनों के लिए सेम रहेगा। एक्चुअली इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो वो चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे दैट टाइम आई विल डिस्कस विथ यू इन डिटेल। अब ये तो बात हो गई कि हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। अब रिफ्रैक्शन के बाद मुझे कुछ और टर्म्स पढ़ने हैं। कुछ और टर्म्स पढ़ने के पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि कोई भी सब्सटेंस होता है तो वो सब्सटेंस हमारे पास कितने स्टेट में एग्जिट करता है, तो बच्चों 3 स्टेट में एग्जिट करता है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। कोई भी चीज़ हम यूजुअली बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो वो स्टेट्स ऑफ मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस।
अब ये तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो तीनों के बीच में डिफरेंस ये है कि अगर मैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की बात करूँ तो उसमें जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से ऐसे स्टिक्ड अप होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा और इनका जो शेप है वो फिक्स्ड होता है। अब लिक्विड की हम बात करते हैं तो इसमें जो पार्टिकल्स है वो थोड़े बहुत एक दूसरे से दूर रहते हैं। वही अगर मैं गैशियस की बात करती हूँ तो पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर वो रहते हैं। इतना मुझे पता है। बस इसी तरीके से ये हम जब स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे? ये स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपको अगर इसका स्टेट चेंज करना है, जैसे मुझे सॉलिड स्टेट को चेंज करना है तो मैं उसको नीचे हीट प्रोवाइड करती हूँ। हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जितना फोर्स है वो पूरा फोर्स उनके बीच में धीरे धीरे कम होने लगेगा और जिसकी वजह से आपके पार्टिकल्स जो है वो दूर मूव करने लगते हैं और दूर मूव करने की वजह से वो चेंज हो जाता है फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। बच्चों ऐसे ही जब मैं रे ऑफ लाइट की बात करती हूँ तो रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है। अब वो एक मीडियम से दूसरा मीडियम क्या होता है कि एक हमारे पास है दैट इज रेरर मीडियम और दूसरा हमारे पास है दैट इज डेंसर मीडियम। हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे मीडियम की बात कर रहे हैं। मीडियम हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं रेरर मीडियम और दूसरा जिसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या होता है रेरर मीडियम और क्या होता है डेंसर मीडियम, इसीलिए मैंने आपको ये स्टेट्स ऑफ मैटर समझाया, अदरवाइज इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। तो बच्चों कि ये जो रेरर मीडियम है, रेर मतलब क्या है? पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। तो यूजुअली रेरर मीडियम में हम लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट को कंसिडर कर लेते हैं और जो डेंसर मीडियम होता है उसको यूजुअली हम कंसिडर करते हैं एज सॉलिड। तो अब हमें पता है कि जैसे लाइट जो होती है, लाइट की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि जैसे लाइट जो है वो हमेशा इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। पता है मुझे कि अभी मैंने कोई टॉर्च अगर प्लेस कर दिया आपके सामने जिसमें से रेडिएंट निकल रहा है तो वो मेरी जो रे ऑफ लाइट होगी उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट होगी। कब तक स्ट्रेट होगी? जब तक उसका मीडियम चेंज नहीं होता तब तक। एक बार अगर उसका मीडियम चेंज हो गया, कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी रेरर मीडियम है तो समझो वो कोई गैस के मीडियम में है, गैस के मीडियम से अगर वो लिक्विड में जा रहा है तब भी उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी और अगर वो लिक्विड टू सॉलिड मतलब रेरर टू डेंसर में जाएगा तब भी उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। कैसे? एग्जाम्पल देखो अभी हम डिस्कस करते हैं। सपोज अभी मेरे पास ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है बट पूरी तरीके से अभी हमने वो स्टार्ट नहीं किया है, या फिर इसको एट प्रेजेंट आप समझ लो कि ये लेक है। क्या है बच्चों? ये लेक है। लेक यानी ऑब्वियसली बात है कि लेक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो इट इज हैविंग वाटर। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। अब इसके बाहर मतलब हमारे लेक के बाहर ये जो भी कुछ मीडियम हो गया, ये हो गया आपका एयर, क्योंकि हमारे पूरे ओपन एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। तो इसलिए ये मेरा एक मीडियम हो गया और ये मेरा दूसरा मीडियम हो गया। अगर मैं इसके स्टेट्स ऑफ मैटर के टर्म्स में बात करूँ तो एयर जो है वो मेरा गैसियस स्टेट हो जाएगा और वाटर जो है वो मेरा लिक्विड स्टेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं रेरर और डेंसर की बात करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेरर में मैंने लिक्विड भी मेंशन किया और गैस भी मेंशन किया, बट दैट वाज जस्ट फॉर यू पीपल टू गेट इट अंडरस्टैंड। ऐसा लिक्विड और गैस जरूरी नहीं कि वो रेरर मीडियम के ही है, लिक्विड कोई भी मीडियम में हो सकता है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि एयर है यहाँ पे विच इज़ नथिंग बट मेड अप ऑफ गैस, तो गैस के अंदर तो क्या है बच्चे, वो पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो दूर दूर होने की वजह से एयर क्या हो जाएगा? मेरा रेरर मीडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेरर मीडियम। अब इन कंपैरिजन टू एयर अगर मैं वाटर की बात करूं तो उसमें पार्टिकल्स थोड़े एक दूसरे से पास रहते हैं। समझ में आ रहा है? इन कंपैरिजन टू एयर अगर मैं लेक की बात करती हूँ तो यहाँ पे जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो एक दूसरे से थोड़े पास में होंगे, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोल देंगे दैट इट इज डेंसर मीडियम।
क्या बोलेंगे बच्चों, हम डेंसर मीडियम बोलेंगे। क्यों, आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने लिक्विड को तो वहाँ पर रेरर में मेंशन किया, आप यहाँ पर रेरर क्यों नहीं लिख रहे हो? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लाइट जो है वो रेरर टू रेरर मीडियम में पास ऑन होगा, समझ में आया? हमेशा हमारे पास ऑल्टरनेटिव रहेगा, इट इज आइदर फ्रॉम रेरर टू डेंसर और डेंसर टू रेरर। तो ये क्या हो गया, एयर जो है वो मेरा रेरर मीडियम है क्योंकि इसमें जितने भी गैसियस पार्टिकल है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। वाटर जो कि है मेरा डेंसर मीडियम। अब वाटर में से लाइट फिर से बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फिर से हमारा कौन सा मीडियम हो जाएगा, एयर। एयर को हम क्या बोलते हैं यूजुअली, तो उसको हम बोलते हैं दैट इट इज रेरर मीडियम। समझ में आ रहा है? तो अब अगर मैं आपको लाइट की बात करूं तो समझो यहाँ कहीं दूर से मैं इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवा रही हूँ, तो जब मैं लाइट इंसिडेंट करवाऊंगी सबसे पहले क्या है, रेरर मीडियम मतलब एयर। अब एयर में जितने भी गैसियस पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, तो दूर दूर होने की वजह से लाइट की जो स्पीड होगी, लाइट बहुत फास्ट में आएगा। लेकिन जैसे ही वो आपके लेक के सरफेस पे आ जाएगा, एज कंपैरिजन टू हियर पार्टिकल्स जो एक दूसरे से जितने दूर हैं, यहाँ पे इतने दूर नहीं रहेंगे, क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स वाटर के थोड़े पास आ जाएंगे। पार्टिकल्स के पास आने की वजह से आपकी जो लाइट है वो यहाँ पे बेंड हो जाएगी और उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। सिमिलरली जब वो लेक से वापस से वो लाइट जब बाहर चली जाएगी तो उसकी स्पीड फिर से चेंज हो जाएगी और वो फिर से बेंड हो जाएगा। बस बच्चों इसी चीज को हम बोलते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को हमें समझना है। अगर ये नहीं समझ में आया तो सिंपल से एग्जांपल ले लो कि हम बाहर कोई एटमॉस्फेयर में हैं, वहाँ पे अगर मैं डांस करूँ, स्विमिंग तो चलो बाहर हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम नॉर्मली कोई भी एक्टिविटी बाहर जो कर रहे हैं वही एक्टिविटी मैं आपको बोलूँगी कि आप स्विमिंग पूल के अंदर करो, तो आपका जो स्पीड होगा, जो फोर्स आप यूज़ करोगे, बाहर आप कम फोर्स यूज़ करोगे, लेकिन स्विमिंग पूल के अंदर आप ज़्यादा फोर्स यूज़ करते हो। इनफैक्ट हम जो स्विमिंग करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स को हटा रहे हैं, जितने वाटर पार्टिकल्स से फिर हम आगे जाके मूव कर रहे हैं। आया समझ में? तो मेनली अभी हमें दो चीज सीखा है, क्या होता है रिफ्रैक्शन और क्या होता है रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम। और एयर की हम बात करें तो वो रेरर मीडियम है और वाटर की हम बात करें तो वो डेंसर मीडियम। कभी भी लाइट जो है वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम या फिर डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा। लाइट कभी भी एक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेगा तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, नॉर्मल। जिस पॉइंट पे आपकी लाइट स्ट्राइक हो रही है वहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी लाइट जब यहाँ पे आती है ये इधर से बेंड हो जाती है, तो फ्रॉम रेरर टू डेंसर जब आप जाओगे तो उसका बेंडिंग का डायरेक्शन जो है वो भी नॉर्मली हमें मेंशन करना पड़ता है। तो अब हमने ये इंट्रोडक्शन टाइप पार्ट पूरा देख लिया है। अब एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है अब हम वो डिस्कस करते हैं। चलो बच्चों, तब हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि जैसे आपके सामने जो है दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो है जो यूजुअली ग्लास की बनी है, मतलब कांच की है, तो जिसको यूजुअली हम बोलते हैं विच इज सॉलिड इन स्टेट। अब ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के ऊपर अगर हम बात करें तो क्या प्रेजेंट है, एयर, विच मीन्स इट इज अ रेरर मीडियम। और ये ग्लास स्लैब जो है वो आपका, क्योंकि ग्लास यानी सॉलिड स्टेट का होता है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होने की वजह से इसको हम कंसिडर करेंगे दैट इट इज़ अ डेंसर मीडियम। फिर इसके बाहर जब हम बात करते हैं तो अगेन हमारे पास आता है एयर, विच वी कंसिडर इट एज ए रेरर मीडियम। तो आपको समझ में आ गया कि हमारे पास रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम फिर से प्रेजेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम रे ऑफ लाइट, जो लाइट है उसको एज ए रे इंसिडेंट कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ आवर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो समझो यहाँ से आपकी जो लाइट है वो आके इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो गई। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जो भी सरफेस पे वो इंसिडेंट होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको यूजुअली हम बोलते हैं दैट इट इज़ नॉर्मल। फिर हमने इससे आगे वाले में डिस्कस किया था, आगे हमने डिस्कस किया है
कि जब आपकी लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो आपके रे ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो स्पीड चेंज हो जाएगी, और स्पीड चेंज होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, लाइट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो स्पेशली जब हमारी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो लाइट जो है वो हमारी बेंड हो जाएगी, एंड दैट टू इट इज़ गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या है ये चीज़ कभी कभी आपको एग्जाम में पूछते हैं कि लाइट जो है उसकी डायरेक्शन वेदर इट इज़ गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट इज़ गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपको एग्जाम में पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देखो लाइट की डायरेक्शन क्या है, इट इज़ मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। व्हेन लाइट मूव्स from rarer to denser, it bends towards the normal, towards the normal। मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों अभी कि ये जो मेरी रे ऑफ लाइट थी जो आई यहाँ पे इस पर्टिकुलर सरफेस पे जहाँ पे वो इंसिडेंट हुई, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है और स्पीड जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आने की वजह से चेंज हो गई, तो वो चेंजिंग की वजह से क्या होगा कि व्हेन इट मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट इज़ गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल। आया समझ में यहाँ तक। अब उसी के साथ साथ ये जो मेरी रे है जो इंसिडेंट हुई इसको अब हम क्या बोलते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसे, इंसिडेंट रे। फॉर एग्जाम्पल इसे मुझे नेम देना है तो मैं इसे दे देती हूँ दैट इट इज़ P एंड ओवर हियर आई विल गिव इट एज अ Q। और यहाँ पे याद रखना कि जब भी वो इंसिडेंट होगा तो वो आपके नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, जिसको मैंने यहाँ पे डिनोट किया है सिर्फ I से, और जिसका मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो याद रखना ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब मेरी जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से मूव हुई, डेंसर मीडियम से मूव होने के बाद वापस से आके वो सरफेस पे स्ट्राइक हो गए, तो फिर से जहाँ पे वो स्ट्राइक हुई है वहाँ पे भी हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नॉर्मल हमेशा स्ट्रेट ही होगा, विच इज़ एक्चुअली वी कॉल इट एज एट 90 डिग्री हम बोलते हैं। तो अब ये जो पर्टिकुलर रे है जो आपके रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से आया है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे Q नेम दे दिया है तो मैं यहाँ पे इसको नेम दे देती हूँ R। तो ये जो पर्टिकुलर रे होगा ना बच्चों, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्यों रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है इसीलिए। और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये तो हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल, तो यहाँ पे इसके एंगल को हम बोलेंगे दैट इट इज़ एन रिफ्रैक्टेड एंगल, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब फिर से क्या होगा कि जब यहाँ पे बेंड हो गई तो लाइट की जो डायरेक्शन है वो फिर से चेंज होगी, लेकिन अब की बार आप देखोगे तो लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन में डिस्कस किया कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब वो नॉर्मल के बहुत करीब में बेंड हो गया। लेकिन इसका अपोजिट जब हम डिस्कस करेंगे दैट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होगा, इट इज गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। याद रखना यहाँ पे इट इज टूवर्ड्स और यहाँ पे इट इज अवे। कब, इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो वही चीज मुझे यहाँ पे दिखाना है। सो अगेन दिस पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इनके बीच में कितना गैप है और यहाँ पे कितना कम था। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि इट इज टूवर्ड्स और इट इज सेड कि इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आया समझ में। तो इस ये जो पर्टिकुलर एंगल जो यहाँ पे बना इसको हम बोलेंगे एमर्जेंट रे। एमर्जेंट इसीलिए बोलेंगे क्योंकि वो बाहर निकल रहा है, और इस एंगल को हम बोलेंगे दैट इट इज एंगल ऑफ एमर्जेंस।
एमर्जेंस इन द सेंस बच्चों कि वो बाहर निकल रहे हैं, उस टाइम पीरियड पे वो रे ऑफ लाइट एंगल बनाया है, जिसकी वजह से उसको हम बोलेंगे दैट इट इज़ एन एमर्जेंट रे। कुछ ज़्यादा ही हमने बेंड कर दिया था, इसलिए हम यहाँ से प्रॉपर डायरेक्शन में उसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, आप देख सकते हो कि लाइट जब एक मीडियम, इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा फर्स्ट मीडियम है दैट इज़ एयर, ये हमारा सेकेंड मीडियम है दैट इज़ ग्लास, फिर से ये हमारा थर्ड मीडियम है दैट इज़ एयर। सिर्फ फ़र्क इतनी सी बात है कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो मीडियम को चेंज कर रहा है। जैसे जैसे मीडियम को चेंज करेगा वैसे वैसे लाइट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी, और क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो रही है और उसकी वजह से लाइट जो है वो बेंड हो जाएगा। यूजुअली बेंडिंग हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बस उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और इस रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर आप देखोगे कि ओरिजिनली मैं बात करूँ कि जैसे यहाँ पे भी एयर है और यहाँ पे भी एयर है, अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या होता बच्चों, मेरी जो लाइट की डायरेक्शन है वो सीधा सीधा स्ट्रेट वही रहता। एग्जाम्पल जैसे अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये एयर है और ये भी एयर है, अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होता तो जो मेरी रे ऑफ लाइट है उसकी डायरेक्शन क्या होती, तो इसी कलर से हम दिखा देते हैं। तो एक्चुअली में मेरी रे ऑफ लाइट को कुछ इस तरीके से पास होना चाहिए था। अगर आप देखोगे कि कहीं पे भी लाइट का बेंडिंग नहीं है, मतलब क्या है, हमको तो पता है ना कि भाई लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के अलावा तो मेरी लाइट यहाँ पे बेंड हो चुकी है दो जगह पे, तो बेंडिंग क्यों हुआ है, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो मेरी लाइट जो है वो सीधी सीधी ट्रैवल करती। तो इतना जो डिस्टेंस है, एक्चुअली में आपकी लाइट को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, पर वो इतने स्पेस से वो शिफ्ट हो गया है। क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। एक्चुअली में उसको ऐसे जाना चाहिए था, बट वो इस लेफ्ट साइड की ओर जो शिफ्ट हो गया है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, तो इस चीज को हम बोलते हैं दैट इट इज लैटरल शिफ्ट। कि बहुत इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक था जो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड कर देती हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, जितना हो सके उतना अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।